क्लास 12th चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। थोड़ी जानकारी करते हैं जरा, आखिर होती क्या है ये। तो आजकल हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं, तरंगे आती हैं, वो तरंगे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। टीवी के रिमोट के आगे एक एलईडी लगी होती है जिससे निकलने वाली वेव्स हमें दिखती नहीं है, वो अदृश्य क्षेत्र में होती हैं, वो भी हमारी हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। हड्डी टूट जाए, एक्सरे कराने जाते हैं, शल्य चिकित्सा, एक्सरे, एक्सरे, रे माने किरण, एक्स किरणें, वो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो जो रेडिएशन के हमने नाम लिए, इनको वैज्ञानिकों ने विभिन्न विधियों से बनाया है, आविष्कार किया है, लेकिन सूर्य से आने वाले विकिरण में ये पाई जाती है। तो मैक्सवेल ने इन तरंगों के बारे में अपना सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। उसे पढ़ने से पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल के समीकरण। मैक्सवेल के समीकरण। तो इन्होंने वैद्युत और चुंबकीय प्रभावों पर आधारित 4 समीकरण दिए जो कहलाते हैं मैक्सवेल के समीकरण। तो ये कोई अननोन या अज्ञात इक्वेशन नहीं है, जो हमने पहले पढ़ रखा है, जैसे स्थिर विद्युत्की में गॉस का नियम, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें थोड़ा इन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया और इसका नाम रख दिया गया मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। इसी तरह फैराडे के नियम में कुछ इम्प्रूव किया, मॉडिफिकेशन किया, उसे भी मैक्सवेल का थर्ड समीकरण। सेकंड समीकरण चुंबकत्व में गॉस के नियम को नाम दिया गया है। तो इनके 4 इक्वेशन हैं, उन्हें हम क्रमवार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा प्रथम समीकरण। ये प्रथम समीकरण हमें मिला है कहाँ से? विद्युत्की मतलब इलेक्ट्रिसिटी में गॉस का नियम। गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय, ये 2 जगह लागू हुई है, इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में, विद्युत में और चुंबकत्व में। तो जो फर्स्ट लेसन में हम पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय, वो होती है विद्युत्की में गॉस का नियम। उसका ये मैथमेटिकल रूप है। इसमें ये फाई ई, ये है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला मैं रखूं तो होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का इंटीग्रल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल का इंटीग्रल, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान है, फॉर्मूला है। तो फाई की जगह अगर ये रख दें तो ये इक्वेशन बन जाती है मैक्सवेल की फर्स्ट समीकरण। द्वितीय समीकरण, ये है, कहाँ से लिया है इसको? चुंबकत्व में गॉस का नियम, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या है मामला इसका?
इस नियम में कहा गया कि किसी चुंबक से या चुंबकीय द्विध्रुव से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं फाई बी इक्वल टू 0। इसे मैंने काट दिया। अर्थात किसी मैग्नेट से जितना इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रवेश करेगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। एन पोल से निकलेगा, एस पोल में प्रवेश करेगा। तो यहाँ 2 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स प्रवेश करे, 2 ही वेबर चुंबकीय फ्लक्स बाहर निकले, तो अंदर क्या बचा? 0। जैसे किसी पाइप में 2 लीटर पानी डालें, 2 ही लीटर निकल जाए, तो अंदर क्या बचा? 0। इस बात को बताया गया है कि किसी चुंबक से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 0 होता है। अर्थात जितना फ्लक्स अंदर प्रवेश करता है उतना ही निकल जाता है। तो अंदर तो 0 ही बचा। ये लिखा है। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला रख दिया, वेक्टर बी डॉट डी ए इक्वल टू 0, और इसे कहा गया मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। इसमें कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं। फाई ई का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, फाई बी का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। इसमें जो फाई बी है वो कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स। ये जो कथन है इनका, गॉस का नियम चुंबकत्व में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इस कथन से क्या तात्पर्य है, इसका भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो इस चुंबकत्व में गॉस के नियम का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि चुंबक जो होती है उसमें 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। सिंगल ध्रुव का चुंबक होना असंभव है, क्योंकि फ्लक्स 0 तब होगा जब एक सिरे से निकले एक में प्रवेश करे। किसी वैल्यू को 0 करने के लिए दूसरी वैल्यू की आवश्यकता होगी उसे कैंसिल करने के लिए। तो चुंबक में 2 सिरे होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तृतीय समीकरण इंटर की फिजिक्स में चैप्टर संख्या 6 में पढ़ते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। तो ये वहां से उठाया है, फैराडे के प्रेरण का नियम। 2 नियम है, उनमें दूसरे नंबर का नियम उठाया है। इसका मैथमेटिकल रूप है E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और फाई के सफिक्स में बी। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होता है? जब जनरेटर का पहिया घूमता है तो किस में परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में। और फिर जनरेटर क्या बनाता है? वोल्टेज। वो ये है। इसमें ई जो है ये वोल्टेज है, प्रेरित विभवांतर, तो इसे वोल्टेज माने। तो वोल्टेज को विद्युत क्षेत्र के साथ जब संबंधित करते हैं, हम दर्शाते हैं, तो E की जगह पे लिख सकते हैं कैपिटल E इंटू डी एल इंटीग्रल माइनस डी फाई वी अपॉन डी टी। इसका फॉर्मूला रख दिया विभवांतर का। विभवांतर होता है E इंटू एल, बस यहाँ डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया dl। जब dl लिखा तो इंटीग्रल लगा दिया। तो ये थर्ड इक्वेशन है। इस समीकरण का महत्व भी जान लें। इसका महत्व ये है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है।
चतुर्थ समीकरण ये उठाई है एम्पियर के नियम से। तो इसमें मैक्सवेल का भी कुछ करेक्शन है एम्पियर के नियम में, तो इसका नाम पड़ जाएगा मैक्सवेल एम्पियर समीकरण। एम्पियर का नियम है वेक्टर बी डॉट डीएल, जो मैथमेटिकल फॉर्म है म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन जब इसमें मैक्सवेल ने करेक्शन किया तो आई को लिखा गया आई सी प्लस आई डी। डीएल लिखा हुआ है तो इस पर इंटीग्रल लगेगा, तो हो जाएगा वेक्टर बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट। आई सी है तार में बहने वाली धारा, चालन धारा, कंडक्शन करंट, इसीलिए सी लगा है। आई डी है कंडेंसर की दो प्लेटों के बीच चलने वाली धारा, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, यहाँ करंट शिफ्ट हुई है इस प्लेट से इस प्लेट पर, इसलिए इसका नाम है विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी से लिखा है। तो आईडी का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बता रखा है, विस्थापन धारा में होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। इसमें हमने क्या किया, एम्पियर के नियम में यहाँ आईडी स्टेप जुड़ा है, करेक्शन हुआ था, आईडी का फॉर्मूला रख दिया बस, और ये इक्वेशन हो गई मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में परिवर्तन वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन से क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, इससे क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये संबंध क्या बता रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से बन रहा है वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से वैद्युत क्षेत्र, अर्थात ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, पूरक हैं। इसके वाइब्रेशन से तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इनके वेक्टर कुछ इस तरह से दिखाए जाते हैं, चेंज होते हुए, और तरंग जो उत्पन्न होगी वो इनके लंबवत होगी, ये तरंग हो गई, और सी क्या है, तरंग की चाल। तो तरंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर के परपेंडिकुलर चल रही है, इसलिए विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। तरंगे मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाइड हुई हैं, वर्गीकृत हुई है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। तो जब तरंग अपने वाइब्रेशन के लंबवत चलती है, वाइब्रेशन हो रहे हैं वाई एक्स की तरफ, तरंग चल रही है एक्स एक्स की तरफ, तो 90 डिग्री का कोण हो गया, तो तरंग को कहा जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। तो प्रकाश तरंग हमारी किस प्रकार की है, अनुप्रस्थ प्रकृति की है, प्रकृति माने नेचर। इसमें ध्यान देने की बात यह है, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है उसको प्रकाशीय वेक्टर कहते हैं। तो जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वेक्टर। तो बल्ब जलता है तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश भी, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो कोई पूछे कि बल्ब से निकलने वाले प्रकाश में इनमें से कौन सा वेक्टर है, तो प्रकाश किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय वेक्टर से या इलेक्ट्रिक वेक्टर से? तो हमारा जवाब होगा इलेक्ट्रिक वेक्टर प्रकाश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रकाशीय वेक्टर जो है वो कौन सा है, ई है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर। एक इसमें टॉपिक है हमारा पॉइंटिंग वेक्टर।
जरा सुने क्या है। तरंग जब किसी माध्यम में चलती है, ये तरंग जा रही है, तो माध्यम के दोनों ओर जो कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे, उनमें भी वाइब्रेशन हो रहे होंगे। तो वो तरंग के चलने के परपेंडिकुलर इधर और इधर जो पार्टिकल्स होंगे, जब उनमें वाइब्रेशन होंगे, इसका अर्थ है तरंग से एनर्जी इन पार्टिकल्स में ट्रांसफर हो रही है। पानी में जब लहर होती है तो आसपास का पानी भी हिलता है, तो वहां से ऊर्जा दूसरे स्थान को ट्रांसफर होती है। उसी का संबंध किससे है? पॉइंटिंग वेक्टर से है। तो तरंग के चलने के लंबवत, इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तरंग के चलने के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में होकर, पर यूनिट एरिया में होकर जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तरंग के चलने को चलना न कह के संचरण कहते हैं, ट्रांसमिशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? तरंग के संचरण के लंबवत, तरंग के संचरण के लंबवत एकांक क्षेत्रफल में होकर 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा संचरित होती है, संचरित माने होता है फैलना या स्थानांतरित होना, उसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। इसे एस से डिनोट करते हैं, तो वेक्टर एस इक्वल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर एच। वेक्टर ई और एच और बी में रिलेशन होता है वेक्टर वी अपॉन म्यू नॉट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया और यूनिट हो जाएगा, ये एक प्रकार की एनर्जी है, तो जूल और पर यूनिट एरिया, जूल पर मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट, और पर सेकंड टाइम, तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। जूल पर सेकंड को हम कह देते हैं वाट, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। तरंग की तीव्रता का भी ये यूनिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। सबसे पहले स्पेक्ट्रम समझेंगे। अक्सर सामान्यतः हमने देखा है कि वर्षा ऋतु में आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है। उस इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का जो रंग होता है वो रेड होता है, और जो सबसे नीचे का रंग होता है वो बैंगनी होता है, वॉयलेट। ये वॉयलेट कलर है, बैंगनी ये रेड कलर है। क्या कभी हमने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होता है कि जो प्रकाश है जल में, उसके अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है। लाल रंग के प्रकाश की चाल अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कम, तो लाल रंग आगे निकल जाता है और बैंगनी रंग पीछे रह जाता है। कहीं यहाँ कागज पर अगर हम इसका चित्र लें तो रेड कलर आगे गिरेगा, नीला कलर पहले गिरेगा। इससे सिद्ध हो रहा है रेड कलर की चाल ज़्यादा है। खैर, तो जो रंग होते हैं साथ, वो एक तरंग दैर्ध्य के क्रम में लगे हुए होते हैं, वेवलेंथ के। अब वेवलेंथ क्या होती है? जब तरंग चलती है तो ये समझे एक चक्कर कहाँ तक हुआ,
आधा चक्कर ये हुआ, आधा चक्कर ये, यहाँ आके एक चक्कर हो जाता है, ये आधा चक्कर ये, आधा चक्कर ये, तो ये एक चक्कर हुआ। तो तरंग अपने एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है, उसे कहते हैं तरंग दैर्घ्य। तो वायलेट कलर का तरंग दैर्घ्य होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, रेड कलर का होता है लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम, और ये बैंगनी से रेड तक सब क्रम से होते हैं, BIVYOR, विबग्योर, ये इनका क्रम होता है। तो तरंग दैर्घ्य एक सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर लगे हुए हैं। तो इन रंगों का एक तरंग दैर्घ्य के क्रम में लगा होना वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का सबसे सीधा उदाहरण है हमारा इंद्रधनुष। ये तो हमने दृश्य प्रकाश का उदाहरण बताया। इसके अलावा दो प्रकार के स्पेक्ट्रम और पाए जाते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक रेखीय स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम में केवल रेखाएं दिखाई देती हैं और बैंड में अलग अलग रंगों की पट्टियां दिखाई देती हैं। तो उस टॉपिक का अलग मैटर है, बाद में देखेंगे। फिलहाल स्पेक्ट्रम का मतलब है विभिन्न प्रकार की तरंगों का तरंग दैर्घ्य के क्रम में सजा होना, व्यवस्थित होना, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो सूर्य से जितना रेडिएशन आ रहा है उन्हें एक तरंग दैर्घ्य के क्रम में लगा के रख दिया। सबसे पहले गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, फिर अल्ट्रावायलेट, एक तरंग दैर्घ्य के असेंडिंग ऑर्डर में उनको हमने व्यवस्थित कर दिया, तो वो कहलाएगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। परिभाषा क्या हुई, डिफाइन कैसे करेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित होने को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, एग्जाम्पल तो हमारा इंद्रधनुष हो ही गया, वो दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। लेकिन सूर्य से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त 6 भाग और बांट दिए गए हैं, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, गामा रेज। तो सब के लिए यहाँ बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमने डाल दिया गामा रेज, एक्स रेज आदि। तो सूर्य से जो आ रहा है विभिन्न रेडिएशन, उसे कितने भागों में बांटा है? 7। तो उनको हम एक क्रम में लिख रहे हैं। सूर्य से आने वाले विकिरण, विकिरण और प्रकाश तरंगों में अंतर क्या है? को 7 भागों में बांटा गया है। उनमें मैं तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में लिख रहा हूं। तो पहला है गामा किरणें, दूसरी है एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें,
और रेडियो तरंगें। एक तो विकिरण और प्रकाश में अंतर क्या है। हमारी आंख के लिए एक दृष्टि क्षेत्र है कि इस तरंग दैर्ध्य से इस तरंग दैर्ध्य तक की तरंगे ही हमारे दृश्य क्षेत्र में आएंगी, उनके किसी वस्तु पर गिरने पर वस्तु दिखाई देगी। लेकिन उससे कम तरंग दैर्ध्य हुआ, अगर 4000 से कम हुआ या इससे ज़्यादा हुआ, तो हमारी आंख के दृष्टि क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, वो सिग्नल हमें दिखाई नहीं देंगे। जैसे घर में टीवी का रिमोट होता है, उसके आगे एक एलईडी होती है, उस एलईडी में से निकलने वाला रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देता, जबकि और कोई एलईडी लगी हो, मोबाइल के चार्जर में हो, रेड कलर की जलती है, हमें दिखाई देती है। तो टीवी के रिमोट में जो दिखाई नहीं देंगे वो अदृश्य क्षेत्र में है और उसकी तरंग दैर्ध्य 7000 से ऊपर होती है और वो किरणें होती हैं अवरक्त किरणें, वो हमारी दृष्टि क्षेत्र से बाहर होती हैं। ये तरंग दैर्ध्य के सभी बढ़ते क्रम में हमने लिखे और इनको इस क्रम में लिखे होने पर ही हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो प्रकाश और विकिरण में अंतर, जिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा वस्तुएं दिखाई दे रही हैं जो दृष्टि क्षेत्र में है, उसे तो हम कहेंगे दृश्य प्रकाश। और जो अदृश्य क्षेत्र में भी हैं तरंगें, जैसे गामा, एक्स किरणें, अदृश्य में भी हैं, दृश्य भी हैं, टोटल सब मिला के वो कहलाएगा विकिरण या रेडिएशन इंग्लिश में कहते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर 1 नंबर का, इनको आगे पीछे क्रम बिगाड़ देते हैं। ये हमारी सभी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ते क्रम में, तो इनको आगे पीछे दे देते हैं। ये पहले दे दी, इसको बाद में, ये पहले फिर इसे बाद में, तो इनको कहते हैं क्रम में लगाइए। एक क्वेश्चन तो ये हो जाता है। एक क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कि सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य के विकिरण का नाम लिखो, तो सबसे कम किसका है, गामा किरणों का। पूछ लेते हैं सबसे बड़े तरंग दैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखो, वो कौन सी है, रेडियो तरंगें। रेडियो का मतलब ही होता है दीर्घ, और दीर्घ माने बड़ा। अब हम इनके उत्पत्ति और इनके उपयोग के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि यह कहाँ से उत्पन्न की जाती हैं, उत्पादन कैसे होगा और इनका उपयोग क्या है। इनका उत्पादन एवं उपयोग, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो सबसे पहले हमारी क्या है, गामा किरणें, गामा रेज। गामा रेज का जो उत्पादन है वो रेडियो एक्टिव विघटन, जो रेडियो एक्टिविटी की घटना होती है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु बम, जो एटम बम होता है उसके विस्फोट होने पर, या हाइड्रोजन बम के विस्फोट होने पर, मतलब को रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, रेडियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये जब खुले में रख दिए जाए तो इनमें जो क्षय होने लगेगा, इनसे स्वतः रेडिएशन जो निकलेगा, उनमें होती हैं गामा किरणें। इनका यूज क्या है, इनका यूज है मेडिकल विभाग में कैंसर के इलाज करने में। जो कैंसर की सेल्स होती हैं, एक्स्ट्रा सेल्स, उन पर यह रेडिएशन डाला जाता है और इनकी एनर्जी इतनी अधिक होती है कि उन सेल्स को ये जला देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ये इनका उपयोग है। नंबर 2, तो इनका उपयोग है मेडिकल विभाग में। एक्स किरणें, इनकी उत्पत्ति और इनका थोड़ा सा उपयोग।
उत्पत्ति इनकी कैसे हुई? किसी अधिक गलनांक वाले, जिसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो, जैसे निकिल, उससे हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन की टक्कर करवाई गई। तो टक्कर जब करवाई गई तो इस मेटल में से एक प्रकार का रेडिएशन निकला, वो कहलाती हैं एक्स किरणें। जर्मन साइंटिस्ट था रंजन, उसने इनकी खोज की थी। इसका उपयोग क्या हुआ? इसका उपयोग हुआ शल्य चिकित्सा में। शल्य चिकित्सा होती है हड्डी विभाग, हड्डी टूट जाने पर उसका पता करने में कहाँ से टूटी है, उसका यूज, उसमें यूज इसका होता है एक्स किरणों का। इसके बाद आती हैं परावैंगनी किरणें। ग्रहण जब पड़ता है तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है। सुना है हमने कि ओजोन लेयर जो है उसको ये अल्ट्रा वायलेट रेज खराब करती हैं। सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को ओजोन लेयर ठीक वैसे रोकती है जैसे छाता हमें बरसात से रोकती है, वर्षा के पानी से हमें छाता बचाती है, ऐसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें ओजोन लेयर बचाती है। तो ये हमारे लिए हानिकारक है। ये तीनों ही किरणें हानिकारक हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत अधिक है। ये जहाँ शरीर पर गिरेंगी वहाँ की सेल्स, वहाँ की कोशिकाओं को नष्ट करेंगे, स्किन के रोग हो जाएंगे, त्वचा रोग। तो जब ये एक्स किरणों से हड्डी का एक्सरे लिया जाता है, एक्सरे नाम इसी पर पड़ा है, किरण को इंग्लिश में एक्सरे कहते हैं, रे, एक्सरे। तो जब एक्सरे लिया जाता है तो 1 सेकंड के भी 100वें भाग के बराबर, मतलब 0.01 सेकंड के लिए ये रेज गिराई जाती हैं शरीर पर। 1 सेकंड भी नहीं गिराई जाती। 1 सेकंड अगर गिरा दें तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो प्रभावित होंगी, खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, कुछ ना कुछ प्रभावित होंगी। इसलिए उसकी टाइमिंग कम रखी गई है। परावैंगनी किरणें इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो ये कहाँ से मिलेंगी? एक तो ये सूर्य से आ रही हैं, और एक कहीं 2 तार, बिजली के तार हैं, वो अगर आपस में टकरा जाएं तो वहाँ चिंगारी होती है। चिंगारी को कहते हैं विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन इंग्लिश में कहते हैं स्पार्किंग। उसकी वजह से वहां पर ये तरंगें क्रिएट होंगी, उत्पन्न होंगी। तो सूर्य से, और कहीं स्पार्किंग हो रही है, तार आपस में, खंबे पर देखा है हमने 2 तार आपस में टकराते हुए, वहां चिंगारी उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं स्पार्किंग, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग। वहां पर भी ये किरणें उत्पन्न होती हैं। इनका उपयोग क्या है? इनका उपयोग है असली और नकली नोटों की पहचान करने में। नोटों की पहचान करने में। हमने देखा है बैंक में जो कैशियर होता है वो एक मशीन में ऊपर से नोट डालता है खुले हुए, और नीचे से निकलते हैं। तो वो मशीन में सेंसर लगा होता है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज चलती हैं, परावैंगनी किरणें चलती हैं, जो नकली नोट की पहचान करती है। 4, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश तो जानते हैं हम कहाँ कहाँ से उत्पादन हो सकता है। मोमबत्ती जला दें तो दृश्य प्रकाश निकल जाएगा, कहीं आग जला दें वहां भी दृश्य प्रकाश निकलेगा, बल्ब से, सूर्य से, आदि से। तो बल्ब, सूर्य, ये सब कैसी वस्तु हैं? ताप दीप्ति। ताप दीप्ति का मतलब है गर्म करने पर चमकती हो, उन्हें कहते हैं ताप दीप्ति। तो ये दृश्य प्रकाश प्राप्त किया जाता है ताप दीप्ति वस्तुओं से। सूर्य इतना ताप हो रहा है कि वो दीप्ति माने चमक रहा है। इनका उपयोग वस्तुओं को देखने में, वस्तुओं को देखने में।
रात में जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कम पहुंचता है तो वस्तुओं को देखने में हमें कठिनाई होती है। इसका मतलब है दृश्य प्रकाश की सहायता से ही हमें वस्तुएं दिखाई दे रही है। अवरक्त किरणें, इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड। ये पदार्थ को जब बहुत अधिक गर्म किया जाए हाई टेम्परेचर पर, तो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तब उसमें से ये किरणें निकलती हैं। दृश्य प्रकाश तो निकलेगा ही, उसके साथ और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये किरणें निकलने लगती हैं। तो हाई टेम्परेचर पर वस्तु को गर्म करने पर उससे ये किरणें प्राप्त की जाती हैं। और इनका उपयोग कहाँ है? टीवी, डीवीडी आदि के रिमोट में। टीवी के रिमोट में एक आगे एलईडी लगी होती है, उससे निकलने वाला रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन रेडिएशन निकल रहा है। अब कैसे भरोसा करें कि निकल रहा है? मोबाइल के कैमरे से जब फोटो लेते हैं तो वो दिख जाता है कि हाँ रेडिएशन निकल रहा है। तो मोबाइल का जो लेंस है वो उसकी क्षमता है कि वो उसे कैप्चर कर सके। हमारी आँख के लिए ये नामुमकिन है। हमारी आँख की एक रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक का ही देख सकती है। 6 नंबर, सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स। तो एक यंत्र होता है मैग्नेट्रॉन, इन तरंगों को बनाने के लिए स्पेशल बनाया गया मैग्नेट्रॉन बाल्ब। मैग्नेट्रॉन बाल्ब द्वारा ये तरंगें उत्पन्न की जाती हैं। और यह इनका उपयोग क्या है? आसमान में जो वायुयान उड़ते हैं, एरोप्लेन, समुद्र में पनडुब्बियां चलती हैं, तो पनडुब्बी जब जहाँ से चलना प्रारंभ करेगी या आसमान में वायुयान जब फ्लाइट अपनी उड़ान भरेगा, तब उसका संपर्क रहता है जो एयरफोर्स अड्डा होता है वहाँ के कंट्रोल रूम से वायुयान के पायलट का जो संपर्क रहता है वो किसके द्वारा रहता है? सूक्ष्म तरंगों के द्वारा। तो सूक्ष्म तरंगों का यूज है वायुयान और पनडुब्बियों की स्थिति एवं लोकेशन पता करने में। वायुयान एवं पनडुब्बी की स्थिति पता करने में। स्थिति माने दूरी की है कहाँ। लास्ट है रेडियो तरंगें। रेडियो का पर्यायवाची शब्द है दीर्घ तरंगें। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि ये अति लघु है, ये लघु उत्तरीय है, ये दीर्घ उत्तरीय है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो दीर्घ तरंगे नाम इसलिए पड़ा कि इनकी जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य है, इन सबसे अधिक है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसकी है, लैम्डा मिनिमम है इसकी। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य इसकी है तो मैक्सिमम लिख दें। कितनी होती है इसकी तरंग दैर्घ्य? 10,000 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर। और इनकी कितनी होती है? इनकी होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम ही होती है। तो इनकी तरंग दैर्घ्य अधिक है, इसलिए इनको कहते हैं दीर्घ तरंगें या रेडियो तरंगें। इनका उपयोग होता है हमारे जो आजकल जितने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बना हुआ है, जैसे टीवी, रेडियो जिसे ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, और मोबाइल आदि में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। दीर्घ तरंगों के सिग्नल द्वारा ही हम ये जो प्रोग्राम है टीवी पर, रेडियो पर, मोबाइल पर हम देख पाते हैं।
और इनका जो संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है, वो सैटेलाइट द्वारा होता है। केवल ऑडियो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होगा वो आयन मंडल के द्वारा होगा। एक वायुमंडल की लेयर ऊपर है आयन मंडल, वहाँ से ऑडियो सिग्नल तो वहीं से टकरा के आ जाएगा क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, और जो वीडियो सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी अधिक है, वो आयन मंडल को पार कर जाएगा। तो ऊपर सैटेलाइट लगा रखे हैं हमारी सरकार ने, वैज्ञानिकों ने, वो सैटेलाइट से टकरा कर तब सिग्नल आएगा। तो ऑडियो सिग्नल कहाँ से टकरा कर आ जाता है? आयन मंडल से, ये ऑडियो सिग्नल है। और वीडियो सिग्नल कहाँ से टकरा कर आता है? सैटेलाइट से। तो इस प्रकार हमने इसका थोड़ा संक्षिप्त रूप बताया। अब नेक्स्ट कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।